हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डच के बारे में कि डच हमारे देश में कब आए। तो ये जो डच है ना, ये जो है 1595-96 में जो है पूर्व में व्यापार करने के लिए निकलते हैं। तो जो डच है वो जो है 1595-96 में कार्नियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्व में व्यापार करने के लिए निकलते हैं। और ये पहले भारत ना आके पहले जो है इंडोनेशिया जाते हैं, उसके बाद ये भारत आते हैं। और क्या करते हैं, जो डच पहले से व्यापारी थे कि जो इंडिया में सिर्फ सूती वस्त्रों पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए थे। और इन जो ये मसाले का व्यापार है, मसाले के व्यापार में ये पूरी तरह इंडोनेशिया पे निर्भर थे। और इसी वजह से क्या होता है ना कि 1605 ईस्वी पे ये जो पुर्तगालियों को हरा के मसाला द्वीप पे अपना अधिकार कर लेते हैं। और जब डच इंडिया आए थे तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो व्यापारी कोठी स्थापित की थी वो की थी मसूलीपट्टनम में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये इंडिया में रहते थे। और ये क्या करते हैं कि 1690 ईस्वी में अपनी जो है राजधानी बदल देते हैं। जो पहले पुलिकट थी वो बाद में नेगापट्टनम कर देते हैं। और फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में, डच के बीच में। यह एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो ये डच है वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए आज हम अब डच के बारे में बात करते हैं। हम तो आपको सिर्फ एक समरी बता दिए थे। तो क्या होता है कि जो डच है ये 1595-96 में कार्नियस हाउटमैन के नेतृत्व में इंडोनेशिया मतलब पूर्व में व्यापार करने आते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, उसके बाद फिर भारत आते हैं। तो इंडोनेशिया पे क्या होता है ना कि ये मसालों के लिए ये जो है मसालों के लिए पूरी तरह से इंडोनेशिया पे निर्भर होते हैं। मसालों के लिए मसालों का व्यापार, ठीक है। उसके बाद ये सूती वस्त्र के लिए पूरी तरह से जो है भारत पे निर्भर रहते हैं। ये जो डच है ना, ये पहले ऐसे व्यापारी हैं कि जो भारत में मसालों पे इंटरेस्ट ना दिखा के सूती वस्त्रों पे इंटरेस्ट दिखाए थे। और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आप डच के बारे में ये जान लीजिए ना कि जो डच हैं ये जैसे ये डच हैं, जब भारत में इन्हें जो है व्यापार करने के लिए पूर्व की तरफ आना था तो 17 सदस्य लोग थे। 17 सदस्य ने अपने पैसे मिलाए, जिससे 65 लाख गिल्डर हुआ। और ये 65 लाख गिल्डर लिए उसके बाद तब ये भारत पे आए जो है व्यापार करने के लिए। और ये डच ही थे जो सबसे ज़्यादा जो है लाभांश कमाए थे। और मतलब मिनिमम जैसे 18% ऐसे, तो ये सबसे ज़्यादा लाभांश कमाए थे। और डच के बारे में कहा जाता है कि डचों का जो व्यापार था ना वो सहकारिता पे आधारित था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है कार्टेल कहते हैं। डचों का व्यापार सहकारिता पर आधारित था, जिसे कार्टेल कहा जाता है। और डच की 1627 में पश्चिम बंगाल में पहली व्यापारी कोठी पिपली में खुली। जो डच थे ना वो अपनी सबसे पहली व्यापारी कोठी पश्चिम बंगाल में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में पहली व्यापारी कोठी पिपली में खुली। वैसे इनकी जो पहली व्यापारी कोठी थी वो तो मसूलीपट्टनम में ओपन होती है 1605 ईस्वी मसूलीपट्टन में। लेकिन डचों की जो सबसे पहली व्यापारी कोठी जो पश्चिम बंगाल में खुलती है वो पिपली में खुलती है। कब खुलती है, 1627 ईस्वी में। या ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि डचों की 1627 में पश्चिम बंगाल में पहली व्यापारी कोठी पिपली में खुली। और अपने व्यापारियों को सर्वाधिक लाभांश कमाने वाले जो थे वो डच थे। कितना, 18%। सर्वाधिक लाभांश कमाने वाले डच थे। और 1690 ईस्वी में क्या होता है कि जो डच है ना वो पुलिकट से अपनी राजधानी नेगापट्टनम स्थानांतरित कर देते हैं। तो अब नेगापट्टनम कहाँ है वो हम आपको मैप में बता देते हैं कि ये हो गया मैप। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे हो गया पुलिकट और यहाँ पे हो गया कराईकल, यहाँ पे हो गया नेगापट्टनम। तो ये क्या करते हैं ना, पुलिकट यहाँ है, यहाँ से पुलिकट है तो पुलिकट से अपना नेगापट्टनम जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं। तो मैप में नेगापट्टनम कहाँ है, यहाँ पे। पहले इनकी राजधानी यहाँ पे रहती है, उसके बाद यहाँ पे। कब करते हैं, 1690 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि बेदरा का युद्ध होता है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और डच के बीच में। और ये एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें ये सिद्ध हो जाता है, जिसमें जो ये डच है ना ये हार जाते हैं और ये ब्रिटेन है ये जीत जाते हैं। जिसके बाद ये मतलब ये इस युद्ध से ये एक निर्णायक युद्ध होता है। जिसके बाद क्या होता है ना कि 1759 ईस्वी में डच जो है भारत छोड़ के चले जाते हैं।
और डच के बारे में सबसे पहले हम इनकी प्रमुख फैक्ट्रियों के बारे में जान लेते हैं कि ये व्यापारी कोठी भारत में कहाँ कहाँ खोले थे। तो जो 1605 में ये अपनी पहली व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में खोले थे। जो मसूलीपट्टनम 1605 में खोले थे, इनकी पहली व्यापारी कोठी थी। उसके बाद क्या होता है कि 1610 में ये क्या करते हैं, पुलिकट में अपनी व्यापारी कोठी खोलते हैं। 1616 में सूरत में और 1645 में कराईकल में। इसके बाद भी व्यापारी कोठी खोलते हैं। हम ये चार जो है प्रमुख व्यापारी कोठी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1605 में कहा मसूलीपट्टनम में, 1610 में कहाँ खोलते हैं, पुलिकट में, 1616 में कहाँ खोलते हैं, सूरत में, और 1645 में कहाँ खोलते हैं, कराईकल में। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये जो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, ये जो है ना उस समय ये इस समय इंडिया के मैप में कहाँ है। तो चलिए बात करते हैं। ये तो आपका हो गया इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में क्या कहाँ है, ये हो गया आपका कराईकल, ये हो गया पुलिकट, और ये हो गया मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कराईकल, और यहाँ पे हो जाता है सूरत। ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में कब खोलते हैं, आप लर्न कर लीजिए, 1605 में। 1605 में कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में। पुलिकट में खोलते हैं ये 1610 ईस्वी में। कराईकल में खोलते हैं, ये खोलते हैं 1645 ईस्वी में। और इनकी व्यापारी कोठी होती है सूरत में। कब खोलते हैं ये, 1616 में। 1616 में कहाँ खोलते हैं, सूरत में। तो ये तो आपको लर्न हो गया होगा। लेकिन हाँ एक चीज, अब 1690 में जो है ये नेगापट्टनम में क्या करते हैं, 1690 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हैं। तो सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ होती है, पुलिकट, उसके बाद ये कहाँ स्थानांतरित करते हैं, नेगापट्टनम। तो ये आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, जरूर पूछता है। ये तो इनकी हो गई पहली व्यापारी कोठी। उसके बाद जो व्यापारी कोठी स्थानांतरित किए थे उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये तो हो गया डच के बारे में। डच में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अंग्रेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंग्रेज के बारे में। ये है ना कि 1600 में उनकी कंपनी की स्थापना होती है लंदन में। और जब कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय वहाँ की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ अपना की। तो वो इसके साथ ये भी उद्देश्य रखी कि पूर्व में व्यापार करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ एक्सपायर कर जाती हैं। तो उनकी जगह पे फिर जो है जेम्स प्रथम ये वहाँ के राजा बनते हैं। तो जब ये जेम्स प्रथम 1603 में वहाँ के शासक बनते हैं तो वो क्या करते हैं, कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम का पत्र लेके भारत भेजते हैं। तो 1603 में जब जेम्स प्रथम जो है कैप्टन हॉकिंस को पत्र लेके भेजते हैं अकबर के नाम का, तो उस समय जो इंडिया थी, इंडिया में जो है मुगल एम्परर अकबर थे। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस इंडिया आता है 1608 ईस्वी में, जब 1608 ईस्वी में आता है तो उस समय अकबर की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र जहांगीर वो शासक बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे वो जब सबसे पहले इंडिया आते हैं तो वो किसके नाम का पत्र लेके आते हैं, तो अकबर के नाम का। और किसके दरबार में जाते हैं, तो जहांगीर के दरबार में। एक क्वेश्चन पूछता है कि वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं, प्लेस का नाम पूछता है, तो वो आगरा में जाते हैं। और पता है ये जब कैप्टन हॉकिंस था ना वो तुर्की भाषा भी जानता था। और वो जो पत्र लेके आया था ना वो फारसी भाषा में थी। फारसी भाषा में पत्र लेके आता है और तुर्की भाषा में वो जहांगीर से बात करता है। जिसके बाद जहांगीर इतना उससे खुश हो जाता है कि वो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है। इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है। इंग्लिश खां की उपाधि देने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस कुछ समय तक वहाँ पे रहता है। फिर से 1611 ईस्वी में वो चला जाता है। तो लेकिन हाँ जब कैप्टन हॉकिंस आता है ना तो वो जो है वो चाहता है कि वो जो है वो आता था जहांगीर के राज्य में उससे कि सूरत में व्यापार कोठी खोलने के लिए। तो जहांगीर जो थे वो सूरत में व्यापार खोलने के लिए उससे व्यापारी कोठी खोलने के लिए अनुमति दे देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि पुर्तगालियों का दबाव बनता है और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो जहांगीर व्यापार खोलने के लिए उसे व्यापारी कोठी खोलने के लिए सूरत में बना कर देते हैं। लेकिन 1608 में व्यापारी कोठी जो है सूरत में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए आप इससे अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या होता है ना कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो नामकरण हुआ वो 1833 ईस्वी में हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय जो महारानी थी वो एलिजाबेथ होती है। लेकिन क्या होता है ना कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। जब 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तो जेम्स प्रथम है
जेम्स प्रथम ये वहाँ के शासक बनते हैं। तो जब ये शासक बनते हैं ना, तो ये जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है इंडिया भेजते हैं, अपना पत्र लेके भेजते हैं। किसके नाम का पत्र लेके भेजते हैं? ये पत्र भेजते हैं, किसके नाम का पत्र रहता है? अकबर के नाम का, ठीक है। ये अकबर महान भी इन्हें कहा जाता है। तो अकबर के नाम का पत्र लेके कैप्टन हॉकिंस आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? तो जहांगीर के दरबार में आते हैं, ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। और जहांगीर के दरबार में आते हैं तो ये जहांगीर से कहाँ मिलते हैं? तो ये चीज जरूर याद करिएगा, आगरा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर से मिलने आते हैं तो कहाँ, किस दरबार में पहुँचते हैं? तो आगरा में पहुँचते हैं। ये जहांगीर से मिलने आते हैं आगरा में। उसके बाद ये जो है दे देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर नोटिस करिएगा कि जहांगीर से मिलने आते हैं ना, तो ये जो पत्र लेके कैप्टन हॉकिंस आता है वो कब, वो होता है पत्र फारसी भाषा में, वो पत्र होता है फारसी भाषा में। और वो जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस बात किस भाषा में करता है? तो वो है तुर्की भाषा में। फारसी भाषा में पत्र लेके आता है, तुर्की भाषा में बात करता है, जिससे जो है जहांगीर इससे इतने प्रभावित हो जाते हैं ना कि कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दे देते हैं इंग्लिश खां की, इंग्लिश खां की उपाधि इसे दे देते हैं, इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं इसे कैप्टन हॉकिंस को। उसके बाद क्या होता है कि 1611 ईस्वी में चला जाता है। तो ये तो एक समरी है, नॉर्मल सा समरी है कि मतलब अंग्रेज कैसे कैसे अपनी व्यापारिक कोठी खोलने में 1608 ईस्वी में इनकी व्यापारिक कोठी जो है सूरत में बनना स्टार्ट हो गई। सूरत कहाँ है? सूरत है यहाँ पे, इंडिया है ना, ये सूरत यहाँ पे। तो सूरत में इसकी पहली व्यापारिक कोठी बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो जैसे आपको एक समरी हम बता दें, ये तो नॉर्मल एक समरी हो गया। चलिए अब इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, उसको समझा देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब ये, तो क्या होता है ना कि उसके बाद ये जैसे हो गया इंडिया, तो जब यहाँ पे आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ था ना, आधुनिकीकरण जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, तो यहाँ पर उस समय ये मध्यकाल था, वहाँ पे मध्यकाल था। तभी जो है जब ये आए तो यहाँ पे जो है एम्परर थे पहले बार, वो जब ये चलना स्टार्ट किए थे कैप्टन हॉकिंस, तब तो थे अकबर, लेकिन जब ये इंडिया पहुँचे तो उसमें हो गए थे जहांगीर। ना कि अंग्रेज के बारे में जो जॉन मिल्टन होते हैं, जॉन मिल्टन हॉल, ये पहले अंग्रेज थे जो स्थल मार्ग से भारत आए थे। तो क्या होता है ना कि जॉन मिल्टन हॉल पहले अंग्रेज थे जो स्थल मार्ग से भारत आए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले अंग्रेज हैं जो रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत नामक बंदरगाह पे पहुंचे थे। उसके बाद क्या होता है, ये जब कैप्टन हॉकिंस जब इंडिया आते हैं तो ये पहले अंग्रेज हैं जो समुद्री मार्ग से इंडिया आते हैं रेड ड्रैगन नामक जहाज से और सूरत नामक बंदरगाह पे उतरते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ये है ना कैप्टन हॉकिंस, ये सीधा जाते हैं जहांगीर से मिलने। और जहांगीर जो है इंडिया की मैप में आप देखेंगे जहांगीर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये जहांगीर से मिलने पहुँचते हैं आगरा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब कैप्टन हॉकिंस इंडिया आते हैं तो वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं उनसे मिलने, लेकिन वो जहांगीर के दरबार में कहाँ जाते हैं? तो वो आगरा में जाते हैं। तो वो आगरा में जाते हैं जहांगीर से मिलने। उसके बाद क्या होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो पत्र लिए रहते हैं फारसी भाषा में, जो उनका पत्र रहता है वो फारसी भाषा में लिखा हुआ होता है, और ये बात करते हैं तुर्की भाषा में, जहांगीर से बात करते हैं तुर्की भाषा में, जिससे जहांगीर खुश होकर इन कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं। और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ना, ये 1611 ईस्वी में वापस चले जाते हैं। फिर 1611 ईस्वी में जब ये वापस चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये 1611 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट इन्होंने क्या करते हैं कि सूरत में पुर्तगाली विद्रोह का अंत कर देते हैं। 1611 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत में पुर्तगाली विद्रोह का अंत कर देते हैं, जिसकी वजह से जब ये कैप्टन बेस्ट हैं जब ये सूरत में पुर्तगाली विद्रोह का अंत कर देते हैं तो इससे जहांगीर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1615 ईस्वी में टॉमस रो जो हैं वो इंडिया आते हैं और ये जहांगीर से मिलने वक्त अजमेर पहुंचते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचते हैं और टॉमस रो जो है जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचते हैं। और जब ये 1615 में आते हैं जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचते हैं, फिर 1619 में ये चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस
ये फ्रांसिस डे नाम है, ठीक है। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। मद्रास शहर को बसवाते हैं और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। फिर आपको पता है 1661 ईस्वी में क्या होता है कि जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह क्या होता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाता है। तो जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ होता है तो ये जो पुर्तगाली हैं जो बम्बई शहर में बस उसमें थे मुंबई में, तो वो क्या करते हैं कि दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शहर दे देते हैं। तो क्या होता है ना कि विवाह जो होता है वो पुर्तगाल में होता है, मतलब विदेश में, यूरोप में होता है, और दहेज में किसको दिया जाता है, हमारे इंडिया को। तो ये क्या करते हैं, पुर्तगाली जो होते हैं, जब कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स सेकंड से, तो संपूर्ण मुंबई को ये जो पुर्तगाली है ना वो दहेज के रूप में दे देते हैं, किसे, चार्ल्स द्वितीय को 1661 में। और फिर क्या होता है 1668 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय हैं ये कंपनी को मुंबई दे देते हैं 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। तो इस प्रकार क्या होता है कि कंपनी को मुंबई शहर मिल जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, गेराल्ड एंगियार, ठीक है, गेराल्ड एंगियार जो हैं ये नवीनतम बम्बई शहर की स्थापना करते हैं। नवीनतम बम्बई शहर की स्थापना कौन करता है, गेराल्ड एंगियार। उसके बाद क्या होता है कि सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, 3 शहर को, 3 गांव है ये, सूतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, ये 3 गांव है जिसे मिला के कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। और वहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया जाता है जिसके प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे जो है उत्तर मुगल काल के एक इम्पीरियर रहते हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को एक बीमारी हो जाती है और उनकी वो बीमारी ठीक ही नहीं होती, उसके लिए बहुत ज़्यादा इलाज करवाते हैं लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, जिससे फर्रुखशियर बहुत परेशान होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि जॉन सुरमन मिशन जो है वो भारत आते हैं और उनके साथ एक डॉक्टर आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। जॉन सुरमन जब भारत आते हैं तो उनके साथ एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन। ये क्या करते हैं कि फर्रुखशियर का इलाज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जॉन मिल्टन जो हैं वो डॉक्टर हैं, हैमिल्टन डॉक्टर, ये क्या करते हैं फर्रुखशियर का इलाज कर देते हैं जिससे फर्रुखशियर ठीक हो जाते हैं। और जब फर्रुखशियर ठीक हो जाते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं कि अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के दर पे क्या करते हैं, फर्रुखशियर जो है अंग्रेजों को मुक्त व्यापार देते थे। कहाँ पे, बंगाल में। जैसे उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जो है उस समय बहुत ही समृद्ध भरा क्षेत्र था। तो क्या कहते हैं 1717 में इन्हें जो है 3000 रुपये पर वार्षिक कर पे फर्रुखशियर जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसे कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। सिर्फ लेते क्या है 3000 रुपये वार्षिक कर। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेजों को इससे बहुत लाभ होता है। और जो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना वो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, 3 वहाँ पे नदियाँ, वहाँ पे चावल बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे कृषि की दृष्टि से बहुत ही है। और ये जो उड़ीसा है ये तो आपको पता है कि खान यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे कोयला वगैरह बहुत होता है। तो ये 3 क्षेत्र जो है ये दे देते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे अंग्रेजों के कुछ व्यापारी कोठियों के बारे में कि उनके कौन कौन से कोठे खुले हुए थे। तो आप तो एक जानते हैं कि अंग्रेजों से सबसे पहली व्यापारी कोठी उनकी जो है सूरत में खुली थी। सूरत में खुली नहीं थी, सूरत में बनना स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले जो बन के कंप्लीट हुई थी वो मसूलीपट्टनम में थी, कब 1611 ईस्वी में। और जो सूरत में 1608 में बनना स्टार्ट हुई थी वो बन के कम्प्लीट हुई 1613 ईस्वी में। और हाँ, क्यों वो हुआ था इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो चलिए समझते हैं। तो 1611 में क्या है कि मसूलीपट्टनम में इनकी पहली व्यापारी कोठी बन के तैयार हुई। सूरत में जो 1608 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुई थी, मतलब 1608 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी लेकिन कंप्लीट कब हुआ 1613 ईस्वी में। उसके बाद 1633 ईस्वी में उड़ीसा में, जिससे पहले उड़ीसा कहते थे, और 1651 में क्या, हुगली में इनकी व्यापारी कोठी अंग्रेजों की ये है। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के जो किले बनवाए हुए थे वो कहाँ कहाँ थे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो अंग्रेज थे ना, जो ब्रिटिश, उनकी भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। उनके भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। उनकी एक प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता में, और एक थी मुंबई में, और एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास में।
अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, जो एक हो गया कलकत्ता में, एक हो गया मुंबई में और एक हो गया मद्रास में। लेकिन अंग्रेजों के जो मुख्य 3 किले हैं, एक हो गया फोर्ट विलियम किला, ये कहाँ है? कलकत्ता में, और एक हो गया सेंट जॉर्ज किला, ये कहाँ है? मद्रास में, और एक हो गया फोर्ट लुई किला, ये कहाँ है? पांडिचेरी में। तो अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में और एक मद्रास में। और इनकी जो 3 प्रमुख और सबसे मुख्य जो किले हैं, वो हो गया फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर, मैंने आपको बताया है, ये पहले अध्यक्ष थे इसके। और उसके बाद है फोर्ट लुई किला, ये पांडिचेरी में है, और मद्रास में इनके जो किले हैं वो सेंट जॉर्ज किला है। तो आप ये चीज़ जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसे आप जो है जरूर लर्न कर लीजिएगा कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, और इनके सबसे मेन 3 किले, फोर्ट विलियम किला, फोर्ट लुई किला एंड मद्रास में सेंट जॉर्ज किला। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।